नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जयंती। आज से हमको रिवीजन स्टार्ट करना है। कर्म प्रज्ञप्ति प्रवेश ग्रंथ खंड 4 अध्याय 24 से 29 का। ठीक है, इसमें अध्याय 24 क्या बता रहा है? अध्याय 24 में हम देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, उन उत्तर प्रकृतियों में बंध स्वामित्व मतलब बंध योग्य उत्तर प्रकृतियां कितनी थी? बंध योग्य थी 120। 120 उत्तर प्रकृतियों में बंध स्वामित्व मतलब प्रकृति बंध स्वामित्व का अर्थ है कि दो तरह से इसको देखेंगे। उत्तर प्रकृतियों में प्रकृति बंध स्वामित्व मतलब इस प्रकृति को बांधने वाला जीव कौन कौन से गुण स्थान वाला हो सकता है, और दूसरे द्वार में देखा था गुण स्थानों में प्रकृति बंध स्वामित्व मतलब इस गुण स्थान वाला जीव वाला या वाले जो भी है, कोई भी जीव हो, इस गुण स्थान में रहने वाले कोई भी जीव कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध करते हैं, किसका बंध नहीं करते, किसका बंध सिर्फ इसी गुण स्थान तक करते हैं, उसके आगे नहीं करते। इस प्रकार हमने सेकेंड द्वार में देखा। फिर थर्ड द्वार में उसकी सादी अनादि प्ररूपना मतलब क्या? जो भी बंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में सादी भंग घटित होता है क्या? क्या उनके बंध की आदि होती है? क्या वो अनादि काल से बंधते आ रहे हैं? क्या वो प्रकृति ध्रुव रूप से बंध रही है मतलब उसका कभी अंत नहीं होना, सदैव बंधेगी, या फिर अध्रुव रूप से बंध रही है मतलब कभी ना कभी उसके बंध का विच्छेद होगा ही होगा। इस प्रकार सादी अनादि प्ररूपना में हमने देखा था कि ध्रुव बंधिनी और अध्रुव बंधिनी प्रकृति क्या होती हैं, जो कंटिन्यू बंधेंगी। अध्रुव बंधिनी जो कंटिन्यूअसली नहीं बंध रही हैं, जो रुक रुक कर मतलब जिनके विरोधिनी प्रकृति भी होती है, बंध में विरोधिनी भी होती हैं, जिनका बंध रुक रुक कर बंधता है, जिनका बंध रुक रुक कर होता है, ऐसी प्रकृति अध्रुव बंधिनी। तो इसके बारे में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बंध यहाँ पर हमें दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बंध के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो ये देख लिया था कि बंध योग्य प्रकृति बंध क्या होता है। सकषायी अथवा अकषायी जीव के द्वारा ग्रहमाण कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को प्रकृति आदि के यथायोग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ एक में करना बंध कहलाता है। इस पूरी डेफिनेशन के टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना, पीछे से लिखेंगे तो ज्यादा मतलब पीछे से याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? स्वयं के साथ एक में करना बंध कहलाता है। किसको स्वयं के साथ एक में करना? कार्मण वर्गना के पुद्गल को। कार्मण वर्गना के पुद्गल को स्वयं के साथ एक में करना बंध कहलाता है। ये एक डेफिनेशन बन गई। उसमें हमको और डिटेल बताना है। तो क्या बताना है कि ये जो कार्मण वर्गना के पुद्गल हैं वो ग्रह्यमाण है। ग्रह्यमाण मतलब ग्रहण किए जा रहे। जो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को हम ग्रहण कर रहे हैं, उनको स्वयं के साथ एक में एक कर रहे हैं। पर उसमें क्या कर रहे हैं? ग्रहण करते हुए हम उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें उसमें डाल रहे हैं। तो वो क्या होती हैं? प्रकृति, प्रकृति हमें चारों पता है, इसको खोल लेते हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश, ये चार प्रकार के यथा योग्य निर्धारण सहित, इनका यथा योग्य निर्धारण है कि इसकी प्रकृति, जो भी पुद्गल है वो किस प्रकृति के रूप में बांधे जा रहे हैं, कितने समय तक के लिए बांधे जा रहे हैं, उनका अनुभाव कैसा है और कितने प्रदेशों को ग्रहण किए जा रहे हैं। ऐसा यथा योग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ एक में करना, ये कौन कर रहा है? ये जीव कर रहा है। कौन सा? सकषायी अथवा अकषायी। दोनों प्रकार के जीव, सकषायी जीव भी बंध करते हैं, अकषायी जीव भी बंध करते हैं। लेकिन सकषायी अकषायी को अलग अलग जीव भी लिख सकते थे। सकषायी और अकषायी को अलग अलग लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर जो प्रकृति आदि की बात की गई है, सकषायी जीव प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश सभी का बंध करेगा, सभी का यथायोग्य निर्धारण होता है।
अकशाई जीव सिर्फ प्रकृति और प्रदेश का निर्धारण करता है, उन पुद्गलों में स्थिति और अनुभाव का निर्धारण नहीं करता। तो ये हो गया बंध की डेफिनेशन। अब इसमें हमने आगमिक मत और कर्म ग्रंथ के मत को डिफरेंस ध्यान में देखना है। श्री समवायांग सूत्र। अनुश्री जी, एक बार अकसाई वाला का क्या बताएं, कौन कौन सी प्रकृति है करेक्ट था? अकशाई जीव स्थिति और अनुभाव का बंध नहीं करता। कषाय के अभाव में हमने जब सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमने देखा था कि योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है, और कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाव का बंध होता है। जो अकषाई जीव है वो स्थिति और अनुभाव का बंध नहीं करेगा। ठीक है, अब आगमिक मत और कर्म ग्रंथिक मत। आगमिक मत श्री समवायांग सूत्र समवाय 28 के अनुसार जीव देव प्रायोग्य बंध करते हुए, देव प्रायोग्य मतलब जब देवता से देव गति से रिलेटेड, देव के भाव से रिलेटेड जब बंध करते हैं, उन जिन जिन प्रकृतियों का बंध देव प्रायोग्य प्रकृतियां जो कहलाती हैं उनका बंध करते हुए अनादेय नाम कर्म का बंध कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं आगमिक मत। आगमिक मत क्या कह रहा है? श्री समवायंग सूत्र समवाय 28 के अनुसार, दोनों यहाँ पर श्री समवायंग सूत्र 28 की ही बात की गई है। पहली बात क्या है कि देव प्रायोग बंध करते हुए अनादेय का बंध कर सकते हैं, अयश की में ऐसा ध्यान रख लेना। आगमिक मत के अनुसार देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अनादेय का बंध कर सकते हैं, लेकिन अयश कीर्ति नामकरण का बंध नहीं कर सकते। कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार इसका अपोजिट है। कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार अनादेय नामकरण का बंध नहीं कर सकते देव प्रायोगिक का बंध करते हुए, और लेकिन अयश कीर्ति का बंध देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अयश कीर्ति का बंध कर सकते हैं। अब कैसे ध्यान में रखना इन दोनों को कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कंफ्यूजन ना हो, तो ये ध्यान में रखना कि हमने अब आगे का भी पढ़ चुके हैं। अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध 6th गुण स्थान तक होता है, और जो भी मनुष्य 5th और 6th गुण स्थान में होते हैं, मनुष्य या तिर्यंश या फिर 4th वाले भी, तो ऊपर के गुण स्थानों में 6th तक की, अभी हम अगर 6th को ही एक बार लेके बात करें कि 6th गुण स्थान में अयश कीर्ति का बंध हो रहा है, और वहां पर कौन होते हैं? 6th गुण स्थान में सिर्फ मनुष्य होते हैं, और मनुष्य 6th गुण स्थान में ओनली एंड ओनली देव प्रायोगिका ही बंध करते हैं। तो देव प्रायोगिका बंध करते हुए अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध कर रहे हैं, तो मतलब कर सकते हैं। तो ये हुआ कर्म ग्रंथ का मत, क्योंकि हमने कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो ध्यान में रखना, एक पॉइंट ध्यान में रख लोगे कि कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध कर सकते हैं, तो ये तीनों खुल जाएंगे। अयश कीर्ति का बंध कर सकते हैं तो अनादेय का बंध नहीं कर सकते, ये कर्म ग्रंथ का मत हो गया। इसी के अपोजिट में आगम का मत हो गया कि जब कर्म ग्रंथ अनादेय के लिए मना कर रहा है तो आगम में अनादेय के लिए मतलब सहमति है, बंध कर सकते हैं, और कर्म ग्रंथ में अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध कर रहा है तो यहाँ पर आगम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट दीदी इसको यहाँ पे। दीदी इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या कि अयश कीर्ति का देव प्रायोग्य मैंने में अभी एग्जाम्पल ही दिया था 6th गुण स्थान में जो अयश कीर्ति नाम कर्म है उसका बंध हो रहा है, और वहां पर ओनली एंड ओनली देव प्रायोगिक का ही बंध किया जाता है, वो एग्जाम्पल ही था। ठीक है, अभी कोशिश करना आपका बहुत टॉपिक से रिलेटेड, अगर मतलब एकदम ऐसा है कि क्लियर कट ना हो ऐसा डाउट है तो ही आप बीच में लेना, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन क्लास बीच में ब्रेक ना करते हुए एक बार कंटिन्यूअसली लेने देते हैं। जो भी डाउट्स रहे तो फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करने के भाव रखेंगे। ये हो गया दोनों मत। ठीक है, अब बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 148 में से 120 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 9, वेदनीय 2, आयुष्य 4, गोत्र 2, अंतराय 5। ये तो सारी की सारी हो गई। मोहिनी कर्म में से सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का बंध नहीं होता, तो 26 प्रकृतियां बंध योग्य हो गई। और नाम कर्म में से बंधन और संघातन को अलग से बंध नहीं माना गया है। जब भी शरीर नाम कर्म का बंध होता है उसके साथ साथ में बंधन और संघातन की सत्ता भी क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए इसका अलग से बंध नहीं बताते हुए ये 10 प्रकृतियां ये माइनस हो गई। और जो वर्ण आदि 20 बोल हैं, 20 प्रकृतियां हैं, उनमें से कृष्ण नील कापोट जो भी वर्ण का कृष्ण नील आदि जो भी वर्ण का बंध हो रहा है उसको कलेक्टिवली एक वर्ण का बंध हो रहा है।
एक गंध का और वर्ण गंध रस का स्पर्श का। तो जो 20 प्रकृति थी उन 20 प्रकृतियों को अलग अलग ना बताते हुए एक साथ वर्ण गंध रस स्पर्श का बंध हो रहा है। इस प्रकार बोलने से 4 प्रकृतियों को बंध योग्य माना है। शेष 16 की काउंटिंग माइनस कर दी गई है। काउंटिंग माइनस कर दी गई है, प्रकृति का बंध नहीं रुका। प्रकृति पूरी 20 बंधती हैं पर काउंटिंग में 4 ही आती हैं। तो 16 की काउंटिंग ये माइनस हो गई, 5 शरीर 5 संघातन, शरीर बंधन और 5 शरीर संघातन। तो ऐसे करके टोटल 26 माइनस करने से 93 में से 26 67 प्रकृतियां बंध योग्य बताई गई हैं। बंध विच्छेद क्या होता है कि बंध विच्छेद ये हमने देख ही लिया, जिस समय तक जो बंध का लास्ट समय, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बंध विच्छेद इक्वल्स टू बंध का लास्ट समय। इसके आगे बंध नहीं होगा पर इस समय बंध हो रहा है। तो अमुक अवस्था के बाद विवक्षित प्रकृति का बंध न करना, अर्थात जीव जिस समय जिस प्रकृति का बंध विच्छेद करता है उस समय तक वह उस प्रकृति का बंध करता है, अगले समय में नहीं करता। ये उसका बंध विच्छेद का समय कहलाता है। अब प्रकृतियां देख लें कि कौन कौन सी प्रकृतियां कौन कौन से गुण स्थान में बंध योग्य है, मतलब इन प्रकृतियों का बंध कौन कौन से गुण स्थान में हो सकता है। मिथ्यात्व वेदनी के उदय के कारण ही मिथ्यात्व वेदनी का बंध होता है। मिथ्यात्व वेदनी का उदय सिर्फ पहले गुण स्थान में होने से मिथ्यात्व वेदनी का बंध भी पहले गुण स्थान में ही होता है। जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, नरक त्रिक, नपुंसक वेद, सेवाट सहनन, हुंड संस्थान, ये सारी जो प्रकृतियां हैं ये सभी मिथ्यात्व से रिलेटेड है। मिथ्यात्व वेदनी का जब उदय रहता है तो ही ये बैड क्वालिटी वाली प्रकृतियां बनती हैं। एकेंद्री, विकलेंद्री, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, नरक गति, नरक आनुपूर्वी और नरक आयु। उसके बाद नपुंसक वेद, सेवाट सहनन, हुंड संस्थान, ये प्रकृतियां बैड क्वालिटी वाली हैं और इनका बंध मिथ्यात्व के उदय में होने से फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है, सिर्फ फर्स्ट में ही होता है। आतप नाम कर्म, आतप नाम कर्म एकेंद्रीय प्रायोग्य प्रकृति है। जब भी जीव एकेंद्रीय प्रायोग्य का बंध करता है तब आतप नाम कर्म का बंध कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जरूरी नहीं है कि आतप का हमेशा करेगा, लेकिन जब जब भी आतप का बंध होगा फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि एकेंद्रीय प्रायोगिक के साथ ही बंध होता है। और जाति चतुष्क में हमने देखा एकेंद्रीय का बंध सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में ही होने से आतप का बंध भी फर्स्ट में ही होता है। तो इन कुल 16 प्रकृतियों का बंध सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान तक ही होता है, उसके आगे इनका बंध नहीं होता, क्योंकि वैसा निमित्त ही नहीं मिलता। इन सबके निमित्त, इन सबके बंध का निमित्त क्या है? मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्व का उदय फर्स्ट में ही होने से इनका बंध भी फर्स्ट तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता। आगे बात करते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम चार सहनन। अब ये एकदम लो क्वालिटी से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई क्वालिटी की प्रकृति है। अनंतानुबंधी चतुष्क हमने देखा है कि अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध या उदय समझ ले कि रहता है, उसके आगे नहीं होता। तो सेकंड गुण स्थान तक ही उसका उदय रहने से उसका बंध भी सेकंड गुण स्थान तक ही होता है, पहले और दूसरे में ही इसका बंध होता है। उसके बाद फिर जो प्रकृतियां थोड़ी थोड़ी लो क्वालिटी की है, एकदम लोएस्ट भी नहीं है लेकिन उससे थोड़ी ऊपर है। मध्यम चार सहनन, क्योंकि हमने सेवाट सहनन यहाँ पर हटा दिया, मध्यम चार सहनन दूसरे गुण स्थान तक बनते हैं। हुंड संस्थान यहाँ फर्स्ट में ही बनता था, मध्यम चार संस्थान सेकंड गुण स्थान तक बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड में। फिर स्त्यानर्धी त्रिक, मतलब स्त्यानर्धी, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा, ये तीन प्रकृति, मतलब ऑर्डर वैसा होना चाहिए, स्त्यानर्धी त्रिक बोला है लेकिन निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर स्त्यानर्धी, ये तीन प्रकृतियां बैड वाली अब हटाते जा रही है। ये मोहनी कर्म में से हटाई, ये नाम कर्म में से हटाई, ये दर्शनावर्णी कर्म में से बैड वाली हटाई। फिर नरक प्रायोगिका यहाँ पे हमने हटा दी फर्स्ट गुण स्थान में, तिर्यंश प्रायोगिका सेकंड तक ही करता है। उसके ऊपर जो भी मनुष्य और तिर्यंश होते हैं वो कंपलसरी देव प्रायोगिका ही बंद करते हैं, और उसके ऊपर जो भी नैर्यक और देवता होते हैं, क्योंकि वो देव प्रायोगिका बंद नहीं कर सकते इसीलिए वो मनुष्य प्रायोगिका बंद करते हैं। तो तिर्यंश प्रायोगिका, उसके ऊपर कोई भी बंद नहीं करने से तिर्यंश प्रायोगिक प्रकृति को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तिर्यंश गति, तिर्यंश आनुपूर्वी और तिर्यंश आयु। फिर दुर्भग त्रिक, दुर्भग, दूस्वर और क्या आना चाहिए तीसरा? अनादय, अनादय। अनादय। अनादय क्यों बोला है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार देव प्रायोगिका बंध करते हुए अनादय नाम कर्म का बंध नहीं करता।
अब जब देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अनादेय का बंध नहीं कर रहा, और हमने बताया कि ऊपर के गुण स्थानों में अनादेय का देव प्रायोगिक का ही बंध होता है तिर्यंच और मनुष्य द्वारा, तो इसलिए अनादेय नामकरण को हमने यहीं पर हटा दिया, उसका बंध सेकंड तक ही होता है। और जो देवता और नैरेक हैं वो भी मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते हुए आदेय का ही बंध करते हैं, अनादेय का बंध नहीं करते थर्ड फोर्थ गुण स्थान में। तो दुर्भग, दुस्वर और अनादेय हमने बंध के प्रकरण में निकाले, और उदय के प्रकरण में दुर्भग, दुस्वर और क्या निकालते हैं? अयशा कीर्ति। ठीक है, वहां पर अनादेय नामकर्म ऊपर तक उदय में रह सकता है। स्त्री वेद, यहाँ पर नपुंसक वेद हटा दिया था हमने, अब उसके बाद स्त्री वेद हटा देंगे। फिर अप्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति एकदम लोएस्ट क्वालिटी की ना होते हुए पर कंपैरेटिवली बैड है, इसीलिए हमने उसको पहले और दूसरे गुण स्थान तक रखा है। नीच गोत्र, नीच गोत्र भी तिर्यंच प्रायोगिक प्रकृति होने पहले और दूसरे में इसका बंध होता है। कितनी हो गई ये प्रकृति? अच्छा, इसमें एक और रह गई, उद्योत नामकरण। हाँ ठीक है, ये प्रकृतियां हो गई एक बार, और इसके बाद में आया उद्योत नामकरण। उद्योत नामकर्म भी तिर्यंच प्रायोगिक प्रकृति होने से, क्योंकि कोई भी जीव अगर देव प्रायोगिक का बंध करेगा, मनुष्य प्रायोगिक का या फिर नरक प्रायोगिक का, उस समय पे कंपलसरी वो उद्योत का बंध नहीं कर रहा होगा, इसलिए उद्योत नामकर्म की जो प्रकृति होती है सिर्फ तिर्यंच प्रायोगिक का बंध करने के, तिर्यंच प्रायोगिक का बंध कर रहा हो तो ही उद्योत नामकर्म का बंध हो सकता है। ठीक है, भले ही इसका उदय की जब हम बात करते हैं तो उदय में हम देखते हैं कि देवता में भी इसका उदय हो सकता है, और वैकृ शरीरी मनुष्य जो संयत है उसमें भी उदय हो सकता है, वगैरह वगैरह, लेकिन आहारक शरीर वालों में भी उदय हो सकता है उद्योत का, लेकिन जहां तक ही बंध मानना, क्योंकि उद्योत तिर्यंच प्रायोगिक प्रकृति है, और इस सेकंड से आगे कोई भी जीव उद्योत तिर्यंच प्रायोगिक का बंध नहीं करता, इसमें भी पहला दूसरा गुण स्थान। तो ये हो गई कुल 25 प्रकृतियां। अब आगे बात करें अप्रत्याख्यान, हमने यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्क हटा दिया, अब अप्रत्याख्यान चतुष्क। अप्रत्याख्यान चतुष्क पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक ही उसका बंध होता है, क्योंकि अप्रत्याख्यान का उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है, उसके आगे जीव वीरताविरत या फिर सर्वविरत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अप्रत्याख्यान का उदय नहीं होता। प्रत्याख्यान आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो अप्रत्याख्यान का उदय फोर्थ तक ही होने से उसका बंध भी 1 2 3 4 में होता है। मनुष्य द्विक मतलब मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी का बंध 1 2 3 4 में ही होता है, क्योंकि वो भी जो तिर्यंच और मनुष्य होंगे वो तो पहले दूसरे में ही करते हैं, पर देवता और नैरेक की अपेक्षा मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी का बंध 1 2 3 4 में होता है। यहाँ खुला करके दिया है, तिर्यंच मनुष्य की अपेक्षा पहले और दूसरे गुण स्थान में ही समझना, नैरेक और देवता की अपेक्षा भव स्वभाव से देव प्रायोगिक का बंध नहीं करते, इसीलिए 1 से 4 गुण स्थान में नैरेक और देवता इसका बंध कर सकते हैं। फिर बात आती है, अब मनुष्य प्रायोगिक की बात हो गई, तो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, क्योंकि उसके ऊपर देव प्रायोगिक का बंध होता है, और देव प्रायोगिक में शरीर कौन सा होगा? वैकृ शरीर, इसलिए औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग ये यहीं पे हटा देंगे। संस्थान ऊपर के गुण स्थानों में हो सकता है, देव प्रायोग्य में संस्थान कौन सा होता है? समचतुरस्र संस्थान, लेकिन देव प्रायोग्य में मतलब वैकृ शरीर में सहनन नहीं होता, क्योंकि सहनन औदारिक शरीर के पुद्गलों का ही परिणमन होता है सहनन नामकर्म के उदय में, तो औदारिक रिलेटेड प्रकृति होने से इसका भी बंध विच्छेद हम फोर्थ गुण स्थान में कर देते हैं, तो 1 2 3 4 इन 4 गुण स्थानों में इन प्रकृतियों का बंध होता है। अब यहाँ पर हमने नरक त्रिक हटाई थी, तिर्यंच त्रिक हटाई थी, लेकिन यहाँ पर मनुष्य द्विक ही क्यों हटाई है? यहाँ पर मनुष्य द्विक के अलावा मनुष्य त्रिक ही हटाई है, पूरी मनुष्य आयु की ही बात हमने, मतलब मनुष्य आयु की भी बात हमने करी है, लेकिन जब गुण स्थानों की बात करते हैं तो 1 2 3 4 चारों ही गुण स्थानों में मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है, लेकिन मनुष्य आयु का तीसरे गुण स्थान में उदय नहीं होता, क्योंकि कोई भी आयुष्य का बंध नहीं होता, क्योंकि किसी भी आयुष्य का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं किया जा सकता, इसीलिए मनुष्य आयु का बंध योग्य गुण स्थान पहला, दूसरा और चौथा है। ठीक है,
ये हो गई कुल 10 प्रकृतियां। 10 प्रकृतियां 1 2 3 4 तक की हमने बात करी है, और मनुष्य आयु में 1 2 3, 1 2 और 4 की। अब प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, इसका उदय 5वें गुण स्थान तक ही होता है, तो उसका बंध भी 5वें गुण स्थान तक ही होगा। 1 से 5 पूरा, सिर्फ 5 नहीं समझना, 1 2 3 4 5 सभी में प्रत्याख्यानावरण का उदय और बंध होता है। कुल 4 प्रकृतियां। फिर असातवेदनी, असातवेदनी यहाँ पे ए वाली प्रकृतियां हो गई। असातवेदनी, अरति, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, ये SA5, एस मतलब शोक, और A5 असातवेदनी, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्ति। SA5 में से एक तो वेदनी कर्म की प्रकृतियां हैं, 2 मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं, और 3 नाम कर्म की प्रकृतियां। ये प्रकृतियां जो 5 और 1 6 प्रकृतियां हैं, इनका सिर्फ प्रमत्त परिणामों में ही बंध होता है। अप्रमत्त परिणामों में जीव इनका बंध नहीं करता। क्यों नहीं करता? असातवेदनी के लिए ये ध्यान में रखना, श्री भगवती सूत्र में असातवेदनी कर्म बंध के 12 कारण बताए हैं। हमने जो देखे थे असातवेदनी कर्म के 12 कारण, जो कर्म बंध हमारा जीवन में हमने बहुत डिटेल में पढ़े, वो कर्म बंध के जो 12 कारण बताए वो श्री भगवती सूत्र में, वो सभी हिंसा से रिलेटेड है। और श्री तत्वार्थ में क्या बताया है कि प्रमत्त योगों के से ही प्राणों का अतिपात होता है। प्राणों का अतिपात मतलब प्राणों की हिंसा करना, अतिपात करना मतलब प्राणों को नष्ट कर देना, प्राणों को नष्ट करना अर्थात हिंसा। हिंसा क्या होता है? प्राणों का अतिपात करना। प्राणों का अतिपात कैसे होता है? प्रमत्त योगों से ही होता है। प्रमत्त योग होते हैं जब मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रमत्तता युक्त होती है, उसमें अप्रमत्तता नहीं होती, प्रमाद युक्त होता है। तो ऐसे प्रमाद युक्त परिणामों से जो प्राणों का अतिपात कर दिया जाता है उसको ही हिंसा कहा है। और ये जो हिंसा है, हिंसा ही रीजन बनता है असातवेदनी के बंध का। इसलिए असातवेदनी का बंध अप्रमत्त परिणामों में नहीं होता, छठे गुण स्थान तक ही इसका बंध संभव है। फिर 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकृति की बात करें तो इन सभी प्रकृतियों का बंध भी प्रमत्त अवस्था में ही जीव करता है। ये सब बैड वाली है, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्ति। तो इनका अप्रमत्त परिणामों में जीव इन सब का बंध नहीं करता। अयशकीर्ति के लिए बताया है कि आगम के मत के अनुसार 5वें छठे में अयशकीर्ति का बंध नहीं करता, क्योंकि इनमें सिर्फ देव प्रायोग्य प्रकृतियां बंधती है, और आगम के अकॉर्डिंग देव प्रायोग्य प्रकृतियों के साथ में अयशकीर्ति का बंध नहीं किया जा सकता। ठीक है, 5वें और छठे की बात। यहाँ पे चौथे की बात क्यों नहीं करी है? अगर कोई जीव चौथे में देव प्रायोगिक का बंध कर रहा है, कौन हो सकता है? तिर्यंश या मनुष्य। तो अगर कोई तिर्यंश या मनुष्य चौथे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में देव प्रायोगिक का बंध कर रहा है, उस समय पर भी वो अयशकीर्ति का बंध नहीं करेगा। पर उन गुण स्थानों में नरक और देवता भी होते हैं, तो वो देव प्रायोगिक का बंध करते ही नहीं है, वो तो मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते हैं। तो हो सकता है कि मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते हुए अयशकीर्ति का बंध करे वो। इसीलिए यहाँ पर 5वें और छठे गुण स्थान की ही बात कही है, जहाँ पे एकांत देव प्रायोगिक का ही बंध किया जाता है। तो आगम के मत के अनुसार देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अयशकीर्ति का बंध नहीं करता, पर यहाँ पे कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार छठे गुण स्थान तक माना है। इसका अयशकीर्ति का रीजन, बंध का रीजन क्या बताया है? प्रमत्त परिणाम। तो ये 6 प्रकृतियों की बात हो गई, छठे गुण स्थान से आगे नहीं बनती। फिर देवायु, देवायु का बंध, अगर कोई जीव छठे गुण स्थान में देवायु का बंध करते हुए अप्रमत्त परिणामों में आ जाए और वहां जाकर अब आयुष्य का बंध पूरा करे, ऐसी अवस्था में 7वें गुण स्थान के एक संकेतम भाग तक देवायु का बंध संभव है। वो भी कौन कौन से गुण स्थानों में? पहला, दूसरा, चौथा और फिर छठा, पांचवा, और सातवें के, छठा संकेत। चौथे से छठा और सातवें के एक संकेतक भाग तक। तो तीसरे गुण स्थान में देवायु का बंध नहीं होगा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयुष्य का बंध नहीं होता। इसीलिए बंध योगी गुण स्थान पहला, दूसरा और तीसरा को छोड़ के 4 से 6 पूरे होंगे, और 7वें में सिर्फ एक संकेतम भाग तक ही होगा।
ये एक पहले और प्रकृति दूसरे में दीदी देव आयु का बंध हो सकता है क्या, पहले और दूसरे गुण स्थान में बिल्कुल हो प्रारंभ हो सकता है, सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभव सिद्धिक जीव क्या कभी देवगति में नहीं जाते, वो तो नव ग्रैव्यक तक भी जाते हैं और वो तो हमेशा पहले ही गुण स्थान में रहते हैं, देवता में जा ही सकते हैं। देवगति के बंध का रीजन सम्यक दृष्टि नहीं होता, देवायु के बंध का रीजन सम्यक दृष्टि अवस्था नहीं होती। वो 4 कारण हमने पढ़े हैं। अभव सिद्धिक जीव भी अकाम निर्जरा करके जा सकता है और बाल तपस्या करके जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है देवगति में जाने में, पहले और दूसरे गुण स्थान में भी बन सकती हैं। फिर ये हो गई एक प्रकृति। उसके बाद फिर 8th गुण स्थान वाली। अब 8th गुण स्थान में 3 डिविजन्स पे बंध विच्छेद होता है। पहला तो होता है एक संख्यतम भाग तक, एक संख्यतम भाग तक निद्रा द्विक का बंध होता है। उसके बाद फिर बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, वहां तक इन प्रकृतियों का बंध होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट समय तक ये 4 प्रकृतियों का बंध होता है। तो प्रकृतियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ये 30 प्रकृतियां होंगी जिनका बहुसंख्य भाग वाला सेकेंड पोर्शन है, वो 30 प्रकृतियां टोटल नामकर्म की हैं। का होता है सेकेंड पोर्शन में टोटल 30 नामकर्म की प्रकृतियों का, और लास्ट में मोहिनी कर्म की प्रकृतियां। ठीक है, तो हाँ, अब निद्रा द्विक में 1 से 7 तक पूरा बंद होगा, 8वें के एक संख्यतम भाग तक, यहीं तक मतलब स्वभाव से जीव यहीं तक ही 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद एक संख्यतम भाग तक ही निद्रा द्विक का बंध करता है, उसके आगे नहीं करता। उसके आगे उसके परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं, तब वो निद्रा द्विक का बंध रोक देता है, नहीं करता। फिर सेकेंड पोर्शन है 8वें गुण स्थान का, बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ, एक संख्यतम भाग शेष रहा, वहां तक। ध्यान रखना यहाँ पे संख्य स्थिति घात वाली बात नहीं कहना, ध्यान में रखना। वो जो संख्य स्थिति घात वाली बात, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं वो हम लोग 9th गुण स्थान के रिलेटेड जब भी होता है तो उसमें हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर 8th गुण स्थान के 30 प्रकृतियों का बोलेंगे तो आप लोग सिर्फ इतना ही लिख के आना, बहुसंख्य भाग व्यतीत हो और एक संख्यतम भाग शेष रहे, वहां तक। तो कौन सी 30 प्रकृतियां हैं? तो यहाँ पर हमने देखा त्रस दशक, स्थावर दशक। स्थावर दशक में से स्थावर चतुष्क को हमने हटा दिया था। उसके बाद फिर अस्थिर और अयश कीर्ति, मतलब दुर्भग त्रिक को भी हमने हटा दिया था, दुर्भग दुस्वर अनादेय हो गया। उसके बाद फिर अस्थिर अनादेय नहीं अस्थिर अयश कीर्ति, और एक और क्या रह गया था? अशुभ। 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 ये 3 प्रकृति भी हमने फिर हटा दी थी। तो स्थावर दशक तो हमारा पूरा ही हट चुका है, बंद रुक चुका है। अब त्रस दशक की बात करें तो त्रस दशक में से यश कीर्ति नाम कर्म 10th गुण स्थान तक बंधता है, लेकिन त्रस नवक 8th गुण स्थान पे ही स्टॉप हो जाता है। तो त्रस नवक हो गया। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, क्योंकि औदारिक शरीर वगैरह हमने बात वहीं पे खत्म कर दी थी। फिर वैक्री शरीर से अगर क्रम से जाएं तो गति में देखेंगे तो गति देव गति और देवानुपूर्वी। फिर जाति में पंचेंद्रिय जाति। फिर शरीर में वैक्री शरीर, वैक्री अंगोपांग। बंधन संघातन हमको देखना, बंधन और संघातन हमको देखना ही नहीं है। फिर सहनन का हमने पहले ही हटा दिया, क्योंकि देव प्रायोगी वैक्री में सहनन रहता ही नहीं है। संस्थान है तो संस्थान समचतुर संस्थान का बंध विच्छेद हो गया। फिर अच्छा, शरीर रह गया था ना, शरीर औदारिक हटाया है हमने। औदारिक के बाद वैक्री का बंध यहाँ पर है, उस आहारक का भी बंध यहीं तक है, और तेजस कार्बन का बंध भी यहीं तक है। मतलब शेष 4 शरीर और 2 अंगोपांग का बंध 8 के बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संख्यतम भाग शेष तक ही रहता है। शरीर हो गया, औदारिक का पहले हटा दिया था। सहनन हटा दिया, संस्थान। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श 4 प्रकृतियां यहीं तक मानना। फिर विहायोगति अप्रशस्त को सेकंड में हटा दिया था, प्रशस्त विहायोगति 8 तक रहती है। फिर पराघात अष्टक में से पराघात, उच्छ्वास, आतप हमने फर्स्ट में हटा दिया, उद्योत हमने सेकंड में हटा दिया। पराघात, उच्छ्वास, अगुरु लघु, तीर्थंकर भी यहीं तक बंधती है, और निर्माण की भी यहीं पे बात करेंगे, और उपघात। तो ये अगुरु लघु चतुष्क में पराघात, उच्छ्वास, अगुरु लघु, और एक और क्या लिया? पराघात, उच्छ्वास, अगुरु लघु और उपघात। ये 4 प्रकृतियां इसमें लेंगे, निर्माण नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म। मतलब आतप और उद्योत को छोड़ के शेष 6 प्रकृतियां 8वें गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संख्यतम भाग शेष वहीं तक उनका बंध होता है।
ठीक है, अब बस डिफरेंस ये आया है कि इन प्रकृतियों का बंध तो फर्स्ट गुण स्थान से ही हो रहा है, लेकिन तीर्थंकर नामकर्म का बंध फोर्थ गुण स्थान से स्टार्ट होता है, एंडिंग सबकी साथ में होती है। आहारक द्विक का बंध सातवें आठवें के बहुसंख्य बाद, मतलब अप्रमत्त परिणामों में ही आहारक द्विक का बंध होता है। अप्रमत्त परिणाम सातवें गुण स्थान से स्टार्ट होते हैं और आठवें के बहुसंख्य भाग वाला जो ये या इनके साथ का जो स्टॉप पॉइंट है उसी पे ही जाके इसका भी बंध रुकता है। पर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो स्टार्टिंग सातवें गुण स्थान से होती है, इन सब की पहले से ही होती है। तीर्थंकर नामकर्म भी सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर नामकर्म का बंध करते हैं, इसीलिए 4, 5, 6, 7 और 8वें के बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संकेतन भाग शेष रहे वहां तक। ठीक है, और वो भी सम्यक दृष्टि जीव कौन से, इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल में से, ये जो आपके पीछे दिए गए हैं परिशिष्ट में, वो फिलहाल एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उसको हम बाद में एक बार डिस्कस करने के भाव रखते हैं। तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल में से एक या अधिक, कितने भी हो सकते हैं, एक या अधिक बोलों की उत्कृष्टता पूर्वक आराधना करने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य ही, सम्यक दृष्टि कौन से, 4 से ऊपर वाले, संसाधन सम्यक दृष्टि को नहीं समझना, 4 से ऊपर वाले जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनमें भी सिर्फ मनुष्य ही तीर्थंकर नामकर्म का बंध प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करना भी मतलब कितनी बड़ी बात है कि तीर्थंकर नामकर्म का बंध करने योग्य जो उत्कृष्ट रसायन होते हैं वो सिर्फ मनुष्य के पास ही वो कैपेबिलिटी है। देवता, नैर्यक या तिर्यंश में वो कैपेसिटी नहीं है कि तीर्थंकर नामकर्म के बंध का प्रारंभ कर सके। एक बार प्रारंभ कर दिया तो जब तक वो 4th से 7th गुण स्थान में रहते हैं, 7th एंड अबव 8th तक, तब तक वो कंपलसरी तीर्थंकर का नामकरण का बंध करते ही करते हैं। और वो 2nd 3rd में तो जाते ही नहीं है, 1st में भी कब जाएंगे, अगर उनने नरक आयु का बंध कर लिया होगा तो ही जाते हैं, वो भी काल करने के अंतर्मुठ पूर्व। उसके पहले वो सम्यक दृष्टि अवस्था में रहते हैं, भले ही वो शायोपशमिक ही क्यों ना हो, पर मैक्सिमम काल उनका सम्यक दृष्टि अवस्था का ही रहता है। और फिर वो सम्यक दृष्टि अवस्था में तीर्थंकर का बंध करते 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 फिर लास्ट भव का, और अगर वो अबद्धायु है तो उसी भव में वो शायिक सम्यक प्राप्त करके शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष, उस भव में तो संभावना नहीं हो सकता क्योंकि बाय बर्थ तीर्थंकर होना चाहिए, उस भव में तो नहीं करते, पिछले भवों में ही। लेकिन मनुष्य में ही कैपेसिटी होती है कि तीर्थंकर नामकर्म का बंध प्रारंभ करे, उसके बाद फिर भले ही वो नरक में या फिर देवता में जाए। तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाले जीव अपने बंध योगी गुण स्थानों में अर्थात 4, 5, 6, 7 और 8वें के बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संकेतन भाग शेष रहे वहीं तक उसका सदैव करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। बाकी प्रकृतियों में हम कर सकते हैं वाली बात होती है, यहाँ पर सदैव करते हैं वाली बात होती है। ठीक है, फिर आहारक द्विक का हमने देख लिया। हास्य चतुष्क, क्योंकि हमने हास्य चतुष्क टोटल 9 कषाय में से नपुंसक वेद फर्स्ट में हटाया, स्त्री वेद सेकंड में हटाया, और अस्थिर और नहीं अस्थिर नहीं शोक, अरति और शोक, अरति और शोक को हमने प्रमथ परिणामों तक ही उसका बंध होने से 6ठे गुण स्थान तक बताया। शेष 4 प्रकृतियां हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इनका बंध 1 से 8 गुण स्थान तक हो सकता है। मतलब श्रेणी चढ़ता हुआ 8वां पूरा लास्ट तक श्रेणी चढ़ता हुआ 8वें गुण स्थान में कोई जीव है वो भी भय और जुगुप्सा का बंध कर सकता है, हास्य रति का बंध कर सकता है, मतलब अनुप्रेक्षा वाली बात है ये। ठीक है, कुल 36 प्रकृतियों का 8 के आगे बंध नहीं होता। नेक्स्ट पुरुष वेद, पुरुष वेद संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका एक के बाद एक क्रम से जाता है। तो कैसे क्रम से जाएगा, इनका बंध 1 से 8 तक तो पूरा रहता है, 9th में सबसे पहले पुरुष वेद का बंध विच्छेद होता है, बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संकेतन भाग शेष रहे वहां तक तथा संख्य स्थितिघात आगे तक पुरुष वेद का बंध होता है। सबसे पहला इसको हटा देंगे, यहीं तक उसका उदय होता है, उदय यहीं तक होने से उसका बंध भी यहीं तक होता है। फिर संजुलन क्रोध, अब इसका जब बंध विच्छेद या उदय विच्छेद हो जाता है उसके संख्य स्थिति घात आगे तक इसका उदय रहता है और इसका बंध भी तब तक ही रहता है। तो 1 से 8 और 9वें गुण स्थान में पुरुष वेद के बंध विच्छेद के संख्य स्थिति घात आगे तक इसका बंध होता है।
संजुलन मान में क्रोध के संख्या स्थिति घात, क्रोध का बंध विच्छेद करा, उसके संख्या स्थिति घात आगे तक। फिर माया, मान के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात आगे तक। और लोभ का कहाँ होगा, तो माया के संख्या स्थिति घात नहीं बोलते, क्योंकि उसके बाद भी अंतर्मुहूर्त काल जो भी बचे 9th गुण स्थान के लास्ट समय तक संज्वलन लोभ का बंध विच्छेद, मतलब बंध वहां तक लास्ट समय तक होता है। ये 5 प्रकृतियां 9th गुण स्थान में 9th गुण स्थान तक बनती हैं। फिर 10th में अनुश्री जी, इसका उदय और बंध दोनों एक साथ होते हैं क्या मनुष्य वेद का? पुरुष वेद का, हाँ पुरुष, सॉरी हाँ पुरुष वेद पुरुष का। वेद का बंध विच्छेद उदय विच्छेद साथ में, वो अलग अलग डिपेंड करता है। पुरुष वेदी जीव चढ़ रहा है, स्त्री वेदी जीव चढ़ रहा है, नपुंसक वेदी, वो आप शपथ श्रेणी का पढ़ोगे ना तो उसमें डिटेल में आएगा, मतलब बंध विच्छेद उदय विच्छेद उपशमक श्रेणी शपथ श्रेणी में उसमें आएगा। ठीक है। ज्ञानावर्णी 5, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4, अंतराय, क्योंकि दर्शनावर्णी की हमने 5 प्रकृति हटा दी है। निद्रा द्विक को हमने 8 गुण स्थान के एक संकेतन भाग व्यतीत होने के टाइम पर हटाया था, और स्त्यानर्धी त्रिक को हमने 2nd गुण स्थान में हटा दिया था। तो शेष 4 प्रकृतियां बची हैं, अंतराय 5 बची, और वेदनी कर्म का ऊपर भी बंध होता है। तो बचा क्या, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र, नाम कर्म में यश कीर्ति नाम कर्म। आयुष्य का तो हमने 7th गुण स्थान तक ही चारों आयुष्य का मैक्सिमम हटा दिया था। तो 10वें गुण स्थान के लास्ट समय तक किसका बंध होता है, ज्ञानावर्णी 5, अंतराय 5, दर्शनावर्णी 4, नाम कर्म में से यश कीर्ति नाम कर्म, और उच्च गोत्र। इन कितनी हुई है, 5 5 10 14 15 16 प्रकृतियों का बंध 10th गुण स्थान तक ही होता है। 7 वेदनी 1 से 13 तक, क्योंकि सयोगी अवस्था में ही जीव कर्मों का बंध करता है। 14वां गुण स्थान अयोगी अवस्था है, और योग का अभाव होने पे कोई भी प्रकृति या प्रदेश का बंध नहीं होता। 7 वेदनी में 1 से 10 तक प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेश सब बनता है, लेकिन 11 12 13 में 7 वेदनी का सिर्फ प्रकृति और प्रदेश ही बंधता है। ठीक है, ये 14वें गुण स्थान में किसी, ये हमने देख लिया प्रकृतियों के बारे में कि प्रकृतियां कहाँ कहाँ तक बंधती हैं। अब ऐसे प्रकृतियों का जब हम चांद के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान की बात करें। फर्स्ट गुण स्थान में ओग बंध है। सबसे पहले ओग बंध मतलब टोटल कितनी बंधियों की प्रकृतियां होती हैं, तो ओग बंध होता है 120 का। 120 में से फर्स्ट गुण स्थान में कितनी बनती हैं, तो फर्स्ट गुण स्थान में, क्योंकि हमने देखा कि आहारक का और आहारक द्विक का और तीर्थंकर, ये 3 प्रकृतियों का बंध हमने 4th से या फिर 7th से स्टार्ट करवाया। बाकी सारी प्रकृतियों का बंध हमने फर्स्ट गुण स्थान से ही स्टार्ट करवाया है। तो फर्स्ट गुण स्थान में पूरी 117 प्रकृतियां बंधती हैं 120 में से ये 3 प्रकृतियों को हटा करके। तो ये 3 प्रकृतियां किस में जाएंगी, तो ये प्रकृतियां जाएंगी अबंध में। ये बंध योग्य है, और अबंध में 3 प्रकृतियां जाएंगी, आहारक द्विक और तीर्थंकर नामकरण। ठीक है। फिर बंध विच्छेद किसका होता है, तो बंध विच्छेद मतलब फर्स्ट गुण स्थान तक ही जो बनती है, आगे नहीं बनती। तो वो हमने देखा था 16 प्रकृति। 16 प्रकृतियों को कैसे याद रखा था हमने, 4 4 4 3 1। ठीक है, 4 4 4 3 1, ये 16 प्रकृतियां बंध विच्छेद। 4 4 4 में क्या देखेंगे, मिथ्यात्व वाली 4 हो गई, जाति चतुष्क हो गई, स्थावर चतुष्क हो गई, 3 में नरक त्रिक हो गई, और 1 हो गई आतप। ठीक है, ये 16 प्रकृतियां बंध विच्छेद है। जब इनका बंध विच्छेद फर्स्ट में हो गया, मतलब ये सेकंड में नहीं बंधेंगी, सेकंड और उससे आगे नहीं बंधेंगी। तो सेकंड गुण स्थान में जो फर्स्ट वाली 117 थी, उसमें से 16 और माइनस करने पे 101 प्रकृति ही बचती हैं। 101 प्रकृतियां हैं। 101 प्रकृति में ये भी अबंध कंटिन्यू चलेगा जब तक इनका पुनः बंध नहीं हो जाता। पुनः बंध हो या फिर बंध प्रारंभ, जो भी है, फिर से जब तक नहीं होता तब तक ये अबंध में ही मानना। मतलब सेकंड गुण स्थान में 3 प्रकृतियां अबंध में है, 16 प्रकृतियों का विच्छेद हो गया है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो
अगर अगर ऊपर से हमको कुछ भी बात नहीं करें तो बात करते हैं सेकेंड गुण स्थान है। सेकेंड गुण स्थान में टोटल प्रकृतियां उगबंध में 120 होती हैं। 120 में से 3 प्रकृतियां तो अबंध वाली हो गई और 16 प्रकृतियों का फर्स्ट गुण स्थान में बंध विच्छेद हो गया। तो कितनी प्रकृतियां बची? 19 माइनस करो, 101 प्रकृतियां बची। ऐसे भी हम अलग से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से भी लिंक नहीं करना है तो भी ऐसे निकाला जा सकता है। तो 101 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। अब दीदी 101 पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व विचार कैसे हो गया? मिथ्यात्व विचार पहले गुण स्थान में तो हम लोग सेवा संगठन उन नपुंसक संस्थान वेद देखते हैं है, ना। नपुंसक वेद सेवार्थ सन्नन हाँ, और ये निकले उनके साथ में, ये निकले ना, मिथ्यात्व विचार कैसे हो गया? मिथ्यात्व में ही आते हैं ना। बोला जाता है वो मिथ्यात्व के मतलब उनका जो बंध होता है उसका निमित्त कौन है? मिथ्यात्व का उदय ही है। मिथ्यात्व हो गया, नपुंसक वेद हो गया, हुंड संस्थान हो गया, सेवार्थ सहनन हो गया। सन्नन ये 4 प्रकृतियां मिथ्यात्व के रिलेटेड ही होती है। मिथ्यात्व का उदय हो तो ही इनका बंध होता है, इसलिए मिथ्यात्व के एक साथ 4 बोल दिए। अच्छा, ग्रुप बना दिया गया है, आपको अलग अलग भी याद रखना हो तो भी कोई बाधा नहीं है। ठीक है, 101 प्रकृति हो गई। अब 101 प्रकृतियां हैं, ये 101 प्रकृतियां एज इट इज सेकेंड गुण स्थान में कोई भी जीव हो 101 का बंध कर सकता है। मतलब 101 प्रकृतियों में से किसी किसी प्रकृतियों का बंध कर सकता है, पर 101 के अलावा कोई भी प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। इसके आगे कोई भी जीव इन 25 प्रकृतियों का बंध इसके आगे नहीं करता, सिर्फ यहीं तक करता है। ये 25 प्रकृतियां कौन सी हैं? A4 444 444 333 STD और SUN है, सुना। SUN है। ठीक है, तो 444 में क्या देखना? अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम सन्नन मध्यम 4 सहनन, मध्यम 4 मनन संस्थान। संस्थान ठीक है, फिर ये STD, ये 3 3 3 वाली है। ये तो हो सत्यानंद गई स्त्यानर्धी त्रिक। स्थानादति T से तिर्यंच त्रिक, D से दुर्भग त्रिक। त्रिवेद फिर SUN है, SUN में क्या स्त्रीवेद लेना? एक एक वाली लेना। त्रिवेद, स्त्रीवेद उद्योत U से उद्योत, नीच गोत्र कर्म नीच गोत्र और और A से अप्रशस्त क्रियायुगति। अप्रशस्त विहायोगति। ये एक एक वाली हो गई। ये 4 4 4 3 3 3 और एक 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 एक। तो ऐसी कुल 25 प्रकृतियों का सेकेंड गुण स्थान के आगे बंध नहीं होने से इनका सेकेंड गुण स्थान तक ही बंध होता है। और सेकेंड गुण स्थान के लास्ट समय में बोल सकते हैं कि सेकेंड गुण स्थान के लास्ट समय में मतलब जीव सेकेंड गुण स्थान में है उसका लास्ट समय। हो सकता है कोई जीव एक समय में ही फर्स्ट में चला जाए, हो सकता है कोई छयावली का तक रहे और फिर जाए। जो भी जीव उस गुण स्थान में जितने भी टाइम तक रह रहा है, लास्ट समय जो भी होगा उस गुण स्थान का, वहां तक ही 25 का बंद हो सकता है। वैसे सेकंड से जो भी फर्स्ट में जाएगा तो इन 25 का तो बंद करेगा, क्योंकि फर्स्ट में इसका बंद हो ही रहा था, सेकंड में भी बंद हो रहा था। पर ऐसा बताया कि इसके आगे के गुण स्थानों में बंद नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे बंद विच्छेद बोला है। ये ध्यान में रखना। वो जीव तो इन 25 का बंद करते ही है, पर इस सेकेंड गुण स्थान के आगे के गुण स्थानों में जो जीव होंगे वो उसका बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अवरोहण करने पर तो वापस दीदी सेकंड गुण स्थान तो बहुत छोटे काल का होता है, तो इसमें इतनी प्रकृतियों का बंद हो सकता है क्या? 25 हो प्रकृतियां सकता जो है, हो सकता है। बहुत छोटा काल है ना ये तो। कोई बाधा नहीं, एक साथ ही सारी प्रकृतियों का बंद हो सकता है ना। एक साथ मतलब जो जो भी है पूरी एक साथ 101 की नहीं होगी, नहीं, अपोजिशन को 25 की बात हटाते हुए है। बाकी सबका हो सकता है। थर्ड गुण स्थान, अब थर्ड गुण स्थान में बताया है कि इस 25 प्रकृतियों के अलावा मतलब 25 प्रकृतियों का सेकंड गुण स्थान तक ही रहता है, उसके ऊपर के गुण स्थानों में उनका बंध नहीं हो सकता। तो इसको वापस से अगर इससे माइनस करना है तो भी चल सकता है, इससे माइनस नहीं करना तो भी चल सकता है। इससे माइनस नहीं करना है तो एक बार ये देख लेते हैं कि टोटल 120 प्रकृतियां होती हैं, उसमें से थर्ड गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों को देखने के लिए कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं होता वो हटा देते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि थर्ड गुण स्थान है तो ये अबंध वाली 3 प्रकृतियां इसमें नहीं बंधती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 16 प्रकृति जो फर्स्ट तक ही बंधती थी वो भी थर्ड में नहीं बंधेंगी। जो 25 प्रकृति सेकंड तक ही बंधती थी वो भी इसमें नहीं बंधेंगी। और
मतलब इसमें तो हमने एक आयुष्य हटा दी नरक त्रिक में, और तिर्यंश त्रिक में हमने एक आयुष्य हटा दी, तो बची हुई 2 आयुष्य भी इस गुण स्थान में नहीं बंधती। इन सबको ऐड कर सकते हैं। 30 46 है। ये 46 प्रकृतियों को हमने माइनस करा है, तो 120 में से 46 प्रकृति माइनस करेंगे तो 74 प्रकृतियां बची। तो 74 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं थर्ड गुण स्थान में। समझ आया? अगर आपको इस तरह से भी डायरेक्टली, मतलब आपको ऊपर का पूरा चार्ट रिवाइज नहीं करना हो, जो भी आपको अगर डायरेक्टली भी पूछा जाए कि थर्ड गुण स्थान में बंध योग्य कितनी है, तो हम ऐसे उपयोग लगा सकते हैं कि 3 प्रकृति तो अबंध चल रही है, 16 प्रकृति फर्स्ट तक ही बंधती थी तो थर्ड में नहीं बंधेगी, 25 प्रकृति सेकंड तक ही बंधती थी तो भी थर्ड में नहीं बंधेगी, और थर्ड गुण स्थान होने से आयुष्य भी नहीं बंधेगी। 2 आयुष्य को तो हमने इसमें हटा दिया, 2 आयुष्य यहाँ पर माइनस कर दो, तो इन सबको 46 को माइनस करेंगे, मतलब 120 में से सिर्फ 74 प्रकृतियों का ही बंध थर्ड गुण स्थान में हो सकता है। अब ये प्रकृतियों की तो डिटेल हमने बता दी। अबंध में ये थी, बंध विच्छेद फर्स्ट में हो चुका है, 25 प्रकृति सेकंड में बंध विच्छेद हो चुका है। ये 2 प्रकृति को किस में रखेंगे? तो ये 2 प्रकृतियां इसमें नहीं बंध रही हैं, लेकिन आगे बंधेंगी। जो आगे नहीं बनती उसको हम बंध विच्छेद में डालते हैं, पर इस गुण स्थान में नहीं बंध रही लेकिन आगे बंधेंगी, इस वजह से उसको अबंध में डाल देते हैं। तो ये 2 आयुष्य को अबंध में डाल दिया। ठीक है, ये हो गई बंध योग्य 74 प्रकृतियां। 74 बंध योग्य है, 2 का अबंध है। ठीक है, इसमें विच्छेद कुछ का भी नहीं होता, डायरेक्ट हमने फोर्थ की ही बात करी थी। अब फोर्थ गुण स्थान है, फोर्थ गुण स्थान में टोटल कितनी प्रकृतियां होती हैं? 120। 120 प्रकृति में से 3 प्रकृति अबंध है क्या? नहीं, 3 प्रकृति अबंध नहीं है। तीर्थंकर नामकर्म का बंध स्टार्ट हो जाता है फोर्थ गुण स्थान से, तो उसको पुनर्बंध में डाल देंगे। पुनर्बंध में डाल दो तीर्थंकर नामकर्म। ठीक है, तो 2 प्रकृति क्या करेंगे? ये 3 प्रकृति थी अभी अबंध में, उसमें से 3 प्रकृति में से एक प्रकृति को हमने ऐड कर दिया। 3 प्रकृति अबंध वाली है, उसमें से एक प्रकृति को ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसको अगर हम ऐसे लिखें कि 3 प्रकृति में से एक प्रकृति को ऐड कर दिया है, तो 3 अबंध में थी, अब सिर्फ 2 ही अबंध में होगी। ठीक है, तो माइनस में हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। चलेगा? ये समझ आया? मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या हुई? -3 + 1 करा तो -2 ही बचा। ठीक है, अबंध में हमने उसको अबंध में 2 ही प्रकृतियां बची थी, तो हमने 2 प्रकृतियां का बंध नहीं हो रहा। फिर और किसका बंध नहीं होता फोर्थ में? तो जो फर्स्ट में चली गई उनका भी बंध नहीं होगा, जो सेकंड में चली गई उनका भी बंध नहीं होगा। गिलास मेरा, गर्म पानी का गिलास। प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, ये प्रकृतियां हो गई, इनका बंध नहीं होता। उसके अलावा, हाँ ठीक है, बस इतना ही रख लेते हैं एक बार। 120, अब ये ऐड करने पे कितना आया? 43। 3। तो 120 में से 43 प्रकृतियां हटाई तो क्या बचा? 77। 77 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। ठीक है, ये तो हमने अपने उपयोग से देख लिया। जाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको ऊपर की प्रकृतियां कितनी थी? 74। इन 74 प्रकृति में से जो हमने अबंध में डाली थी 2 प्रकृतियां, 2 आयुष्य, उनका फिर से बंध स्टार्ट हो जाएगा। देवता और नैरेक हो तो मनुष्य आयु का बंध कर सकता है, और देवता और नैरेक हो तो मनुष्य आयु का बंध कर सकता है, और मनुष्य हो या तिर्यंश हो तो देव आयु का बंध कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकृति वापस से ऐड हो गई, पुनर्बंध में उनको ऐड कर दिया, और तीर्थंकर नामकरण का भी बंध स्टार्ट हो गया। तो ऐसे 3 प्रकृतियां ऐड करा, जो पिछली वाली थी 74, पिछला कैलकुलेशन जो हम करके रखे थे उसमें 3 प्रकृतियों को हमने ऐड कर देने से 77 प्रकृतियां बंध योग्य आई। अब फोर्थ तक ही कितनी बनती है? तो फोर्थ तक ही बंधने वाली प्रकृतियां हैं 10। 10 कौन कौन सी हैं? क्योंकि ये फोर्थ है
तो अप्रत्याख्यान चतुष्क होगा। उसके बाद फिर 3 क्या निकली? मनुष्य मनुष्य गति, मनुष्य आयु अणुपूर्वी। मनुष्य अणुपूर्वी और मनुष्य आयु, ये 3 प्रकृतियां निकली। ये हो गई अप्रत्याख्यान चतुष्क। फिर 2 क्या निकलेंगी और 1 क्या निकलेगी? तो ये हो गई मनुष्य रिलेटेड, औदारिक द्विक ब्रिक और वज्र वज्र नारद धानन। ये कुल 10 प्रकृतियां, 4 3 2 1, ये 10 प्रकृतियां 4th तक ही बंधती हैं, उसके आगे उनका बंध नहीं होता। तो ये प्रकृतियां हम अगले वाले में माइनस करेंगे। यहाँ पे 77 हो गई बंध योग्य। बंध कुछ भी नहीं बताना है विशेष, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताना मतलब विशेष कुछ भी नहीं बताना, जो ऊपर चार्ट चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब 5th गुण स्थान, 5th गुण स्थान एक बार सेपरेट बात कर लेते हैं। 120 टोटल प्रकृति होती हैं। 120 टोटल प्रकृतियों में से तीर्थंकर नामकर्म का तो बंध, अबंध की जो 3 थी उसमें से तीर्थंकर नामकर्म का तो बंध होता है, तो अबंध में 2 प्रकृति डाल दो। उसके अलावा क्या नहीं बंधती? आयुष्य वगैरह सभी बन सकती है 5th गुण स्थान में। जो फर्स्ट में चली गई वो 16 हटा दो, जो सेकंड में चली गई वो 25 हटा दो, जो 4th में चली गई वो 10 भी हटा दो। कितनी हटाना है अब? 53 हटाना है। हाँ तो 120 में से 53 हटाई तो कितना बचा? 67। 67 प्रकृतियां बंधी हो गई। ये क्रॉस चेक करने के लिए, आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करके क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ ठीक है। 67 प्रकृतियां हो गई बंधी हो गई। 67 प्रकृति अबंध में विशेष कुछ भी नहीं है, सबका जो 4th में बंद हो रहा था उनका सबका ही बंद हो रहा है। जो बंद विच्छेद वाली है उनको हमने माइनस कर दिया है। अब पुनर्बंध कोई सा स्टार्ट हुआ है क्या 5th में? पुनर्बंध भी कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब बंध विच्छेद हुआ है क्या? तो हाँ, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध यहीं तक होता है, उसके आगे नहीं होता। अब 6th गुण स्थान, 6th गुण स्थान है 120 में से देखें तो 2 अबंध वाली हो गई, क्योंकि प्रमथ परिणाम है, आहारक का ऐड नहीं करेंगे। 2 अबंध हो गई 16, 25, 10 और ये 4। इतनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो कितनी हो गई? 47, 57 57, 57। अब 120 में से 57 माइनस करेंगे तो 63 63 बराबर आ रहा है। ठीक है, 63 प्रकृतियां, ये 63 प्रकृतियां 6th गुण स्थान में बंध योग्य है। 63 कैसे आई? ये 67 था, उसमें से 4 माइनस कर दो, 63 आ गई। ठीक है, करेक्ट है। अबंध है कोई सा? नहीं है। बंध स्टार्ट भी नहीं हुआ है कोई विशेष। और 6th तक बंधने वाली कौन सी है? जो प्रमत्त परिणामों में बंधती है उनको 6th तक ही बंध बताया है, मतलब 6 प्रकृतियां ऐसे नहीं, सॉरी, हाँ ऐसे 5, ये 6 प्रकृतियां ऐस मतलब शोक, रति, अस्थिर, अशुभ, अयशा कीर्ति। अभी एक रह गई, असात्विकी। और साथ ये में भी हाँ, ये 6 प्रकृतियां 6th गुण स्थान तक ही बंधती हैं। तो 7th में क्या करेंगे? 7th में डायरेक्ट 63 में से 6 माइनस करने पे 59 आ जाता है। नहीं, 63 में से 6 गई तो 57 आता है। ठीक है, 57 आता है। 57 में से अभी हमें ऐड और करना है कुछ, क्योंकि ये 7th गुण स्थान है। 7th गुण स्थान में एक बार अगर टोटल की बात करें 120 है, 120 में से अबंध वाली 3 प्रकृति, तीर्थंकर का भी बंध होता है, आहारक द्विक का भी बंध होता है, तो अबंध वाली 3 प्रकृति माइनस नहीं करना। तो क्या माइनस करना? 16 पहले गुण स्थान वाली, 25 दूसरे वाली, 10 चौथे वाली, 4 पांचवे वाली, 6 छठे वाली। कितनी हो गई टोटल? 25 40 41 51 535, 60 55, 61, 61 प्रकृति हो गई। 120 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 59। तो 59 हो गई 7th गुण स्थान में बंधी होगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कैसे करना है इसको। 59, अब 59 में क्या क्या देखेंगे? 63 थी, 63 में से 6 तो माइनस हुई है। ठीक है,
63 में से 6 तो बंध विच्छेद वाली माइनस हुई, लेकिन आहारक द्विक का यहाँ पर बंध स्टार्ट हो जाता है, तो आहारक द्विक का पुनर्बंध में रखना है। आहारक द्विक बंध आबंध में कुछ गई क्या? अब ऐसी कोई भी नहीं। प्रकृति नहीं है, तो आहारक द्विक नया ऐड हुआ है, तो यहाँ पर यहाँ की तो -6 करी, लेकिन यहाँ पे +2 कर दी। -6 + 2 मतलब -4 करना है। 63 - 4 59, तो 59 प्रकृति बंध योग्य हो गई। अब 7th तक ही बंधती है, ऐसी कोई प्रकृति है क्या? तो एक संख्येतम भाग तक देवायु का बंध होता है, उसके आगे नहीं होता, तो बंध विच्छेद हो गया। तो रिमेनिंग जो है, शेष काल है, उस शेष काल में कितनी प्रकृतियों का बंध होगा? तो 58 का, क्योंकि देवायु का भी बंध उसमें नहीं हो सकता। तो बंध योग्य प्रकृतियां 58 है, डैश डैश डैश। फिर 8th गुणस्थान। 8th गुणस्थान में जब पहुंचे, 8th गुणस्थान क्या हो गए? श्रेणी वाले। अब इसमें हमने 3 प्रकार से डिवीजन करे थे। पहले तो एक संख्येतम भाग वाले तक, उसके बाद हमने करे थे बहुसंख्य भाग व्यतीत हो एक संख्येतम भाग शेष रहे वहां तक, उसके बाद हमने करा था लास्ट तक। ठीक है, अब एक संख्येतम भाग की जब बात करें, तो एक संख्येतम भाग तक ये 58 प्रकृतियां ही बंध योग्य थी, क्योंकि कोई भी बंध विच्छेद यहाँ पर हुआ नहीं था। अबंध में भी कुछ नहीं है, पुनः बंध भी कुछ नहीं है। बंध विच्छेद किसका हुआ है? निद्रा द्विक का। जब 2 प्रकृति यहाँ पे बंध विच्छेद हो गई हैं, तो 58 - 2 करेंगे तो 56 प्रकृतियां रिमेनिंग में बची। अबंध में कुछ नहीं है, पुनर्बंध में कुछ नहीं है। नाम कर्म की ये निद्रा द्विक है, और ये नाम कर्म की 30 प्रकृतियां यहीं तक बंधती है। तो 56 में से 30 गए, 26 प्रकृतियां रिमेनिंग लास्ट तक बंधती हैं, और उसमें हास्य चतुष्क क्या क्या होता है? बंध विच्छेद होता है। अब जब 9th गुणस्थान में जाते हैं, तो 9th गुणस्थान में 26 में से ये 4 माइनस हो जाने से कितनी प्रकृतियां बची? 22। ये 22 प्रकृतियां जो बंध योग्य बची हैं, उसमें 9th गुणस्थान में डिविजन्स करना है। पहला डिवीजन हो जाएगा बहुसंख्य भाग व्यतीत हो एक संख्येतम भाग शेष रहे और संख्या स्थितिघात आगे तक। ये पहला डिवीजन है। उस पहले डिवीजन में 22 बंध योग्य थी, बंध में कुछ नहीं है, पुनर्बंध में कुछ नहीं है, और पुरुष वेद का क्या हो जाता है? बंध विच्छेद हो जाता है। तो पुरुष वेद अनुश्री की जी, प्रकृति, हाँ अनुश्री जी, ये 8वें गुणस्थान में देखो, गुणस्थान में लिखे 8वें गुणस्थान का बहुसंख्यक भाग व्यतीत होने पर एक संख्यक भाग शेष रहने पर यहाँ 2 विभाग किए हुए हैं। कैसे? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ये 8वां ये वाला ना। गुणस्थान के, हाँ, देखो यहाँ अलग इसमें दे क्या, रखा है और यहाँ पे अलग देखे, हाँ बंध योग में हाँ अलग हाँ दे रखा है, गुणस्थान में ये अलग दे रखा है। हाँ, ये देखो कुछ समझ इसमें में नहीं आया। एक बार देखो, ये ऊपर का मिटा दो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बताया है कि ये पूरा गुणस्थान 8वें गुणस्थान का काल है, बराबर। अब इस 8वें गुणस्थान के काल में हमको डिविजन्स क्या करना है? पहला तो एक संख्येतम भाग वाला करना है, दूसरा बहुसंख्य भाग वाला करना है, और तीसरा है लास्ट समय का। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने, मतलब हमको देखना कैसे, ये तो एक संख्येतम भाग किसका है? मान लो ये पूरा 50 समय का है, 8th गुणस्थान का काल पूरा 50 समय का है, तो 50 समय का एक संख्येतम भाग कितना होता है? मान लो 5 समय। तो 5 समय का निद्रा द्विक का विच्छेद करना, उसके बाद बहुसंख्य व्यतीत हो एक संख्येतम भाग शेष रहे, मतलब 5 समय वापस शेष रहे, तो ये हो गया 45 समय का। तो इस 45 समय का जब ड्यूरेशन होगा, उसके बाद उस समय पे नामकरण की 30 प्रकृतियों का विच्छेद होगा, और फिर जब 50 समय व्यतीत होंगे, तो फिर हास्य चतुष्क का होगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि आपने जो एक संख्येतम भाग, बहुसंख्येतम भाग और ये रिमेनिंग एक संख्येतम भाग, ये जो डिविजन्स करे हैं, ये टोटल काल की अपेक्षा समझना। ऐसा मत समझना कि आपने यहां से लेकर यहां तक का एक भाग कर दिया, उसके बाद जो आप बहुसंख्य भाग सोचो वो इस यहां से लेकर यहां तक का बहुसंख्य भाग सोचो, ऐसा नहीं समझना है। वो कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभ के काल से ही टोटल जो काल है उसका बहुसंख्य व्यतीत हो और एक संख्येतम भाग शेष रहे, वो ही समझना। इसको पढ़ लेते हैं। 8वें गुणस्थान का बहुसंख्य भाग व्यतीत हो एक संख्येतम भाग शेष रहे, वहां तक के 2 विभाग,
मतलब ये टोटल काल है। इस टोटल काल में से एक संख्यतम भाग शेष बचाना है और बहुसंख्यतम भाग उसका व्यतीत करवाना है। मतलब एक संख्यतम हमने 5 समय का माना, तो सिर्फ 5 समय शेष बचाओ, बाकी पूरे 45 समय का काल। उसके 2 डिवीजन करना है। पहला डिवीजन क्या, 8वें गुणस्थान के कुल काल में से प्रारंभ का एक संख्यतम भाग। अब इसको 45 का एक संख्यतम नहीं करना, आपको पूरे काल 50 का एक संख्यतम भाग काल, मतलब 5 समय वाला। फिर क्या बोल रहे हैं, 8वें गुणस्थान के कुल काल में से प्रारंभ के एक संख्यतम व्यतीत होने के पश्चात 8वें गुणस्थान के बहुसंख्य भाग में जितना काल अवशेष है, मतलब ये कुल काल का बहुसंख्य भाग है, उसमें से एक संख्यतम भाग हटा है। उसके बाद के काल में जो बहुसंख्य भाग था उसी काल के बारे में हमको बात करना है। उसी व्यतीत होने के पश्चात 8वें गुणस्थान का बहुसंख्य भाग में जितना अवशेष काल रहे उतने काल तक। मतलब ऐसा नहीं कि अब आप इसको अलग से बहुसंख्य समझो। क्लियर हो गया? जो बहुसंख्य एक संख्या वाली बात है वो कुल काल की अपेक्षा बात करना है। ठीक है, अब ये 9th गुणस्थान था। 9th गुणस्थान 22 दी यानी इसमें ना, दी एक सेकंड दीदी, इसके अंदर 6 से 50 तक का पूरा टाइम ले लेंगे ना, इसका मतलब ये हुआ? 6 से 50 वाली बात नहीं हो रही है, नहीं नहीं, मतलब 6 से आपने जो 45 वाली बात हो रही है। जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन सिर्फ इसको हटा दो एक बार के लिए, एक संख्यतम भाग शेष वाला पोर्शन हटा दो। पर ये किसका था, ये टोटल काल का ही बहुसंख्य भाग है। वो बोला है कि 8वें गुणस्थान का बहुसंख्य भाग और एक संख्यतम भाग शेष रहे वहां तक, ये जो ये वाला काल है उसके 2 डिविजन करे। पहला डिवीजन है कि कुल काल का एक संख्यतम भाग, 45 का एक संख्यतम नहीं, 50 का एक संख्यतम, कुल काल का एक संख्यतम भाग शेष पे पहला डिवीजन है। और दूसरा है कुल काल में से प्रारंभ के एक संख्य व्यतीत होने के पश्चात कुल काल जितना था उसके एक संख्यतम भाग, प्रारंभ का एक संख्यतम भाग व्यतीत होने के बाद से, मतलब 6 से 45 तक में इतना इतना 56 प्रकृतियों का होगा। ठीक है, तो दी वो जो 50 वाला, वो जो 5 और शेष रह गया, फिर उसको क्या बोलेंगे दीदी? वो 5 जो शेष रहे अनुश्री, वो 5 वो समय में ही 5 भी ऐड 26 होएगा ना? प्रकृति होंगी। वो 5 भी तो ऐड होएगा ना? मतलब वो कि 6 पांच से 50 आएगा 5 ना? देखिए तो वो 5 वो को मैंने लास्ट वाला हटाया। लास्ट वाला हो एक गया बार ना। मेरी सेकंड सुनेंगे प्लीज? दीदी, तो बताने अच्छा दीजिए ना। निवेदन है, एक बार मेरी सुन लीजिए। टोटल जो मैं बता रही हूँ ना, एक बार वो ध्यान में रखना। देखो फिर से बताती हूँ मैं। टोटल 50 समय का है, उसको हमने हटाया नहीं है। 8वें गुणस्थान में तो पूरे 50 समय रहना ही पड़ेगा। 8वें गुणस्थान का ये जो टोटल भाग है 50 समय का, उसको हमने 3 डिविजन्स करे। तो 3 डिवीजन अगर हम शुरुआत में ही बोल देंगे 3 डिवीजन, तो क्या बोल सकते हैं कि एक डिवीजन तो एक संख्यतम भाग वाला ये हो गया, पीछे का एक संख्यतम भाग वाला ये हो गया। ये तो कुल काल का हो गया। कुल काल का एक संख्यतम भाग हमने 5 समय माना था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 समय हो गए और यहां से लेकर यहां तक भी 5 समय हो गए। पर बीच का काल इस 50 का, मतलब कुल काल का बहुसंख्य भाग है क्या? तो बोलेंगे नहीं, वो बीच का पार्ट नहीं है, वो पार्ट प्रारंभ से लेकर इस पॉइंट तक ही पूरा है। मतलब बहुसंख्य भाग, अगर हम 45 समय को बहुसंख्य भाग बोले तो फर्स्ट समय से लेकर 45 समय तक का काल बहुसंख्य भाग वाला काल है। उस बहुसंख्य भाग वाले काल में से प्रारंभ का एक संख्यतम भाग जो काल है, उसके बाद निद्रा द्विक का विच्छेद करना, और फिर जो अवशेष काल है, मतलब 6th समय से लेकर 45th समय तक का जो काल है, उस काल के बाद में, मतलब ये जो स्टार्टिंग की 5 है, एक समय से फर्स्ट समय से 5th समय तक में 58 प्रकृतियों का बंध होता है। 6th समय से 45 समय तक 56 प्रकृतियों का बंध होता है। और 46th समय से 50वें समय तक 26 प्रकृतियों का बंध होता है। अब क्लियर हुआ? ये जो बोल रहे हैं बहुसंख्य भाग, वो टोटल काल का समझना है। एकदम समझ में आ गया अनुश्री जी, धन्यवाद। महती कृपा करें। कृपा तो महापुरुषों की होती है। समझ आया आप लोगों को? क्यों, आप भी हमारे लिए तो महापुरुष जी है, सिखाने वाले तो हमेशा ही बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8th गुणस्थान तक। एक बार 9th गुणस्थान का हम लोग
कल ले लेते हैं, या फिर एक बार कंप्लीट हो ही जाएगा तो 9th गुण स्थान में एक 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 जैसे हमने देखा था, पुरुष वेद है, संख्या स्थिति घात में 21 हो गया, 22 से 21 हो गया, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ और 19 से 18 हुआ। और जब 10वें गुण स्थान है तो लास्ट रिमेनिंग तक 18 था और 10वें गुण स्थान 9th गुण स्थान के लास्ट समय में संज्वलन लोभ का भी विच्छेद हो जाने से 10वें गुण स्थान में 17 प्रकृति ही बंध योग्य बची। 17 प्रकृति में से 16 प्रकृतियों का तो एक साथ बंध विच्छेद हो जाता है 10th के लास्ट समय में, तो फिर आगे 11 12 के लिए 11 12 13 के लिए सिर्फ एक ही प्रकृति बचती है। 11 12 में तो किसी का विच्छेद होगा नहीं, 13वें गुण स्थान में भी वो बंधती है और 13वें में उसका बंध विच्छेद हो जाने से 14वें गुण स्थान में कोई भी प्रकृतियां नहीं बचती। ठीक है, तो ये एक बार हमने ये बंध 2 द्वार कंप्लीट कर लिए हैं, ध्रुव बंधिनी अध्रुव बंधिनी का नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने के भाव रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। यहाँ तक के किसी को डाउट है क्या? ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।